गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल जीके फंडे। दोस्तों, आज इस मैराथन क्लास में मैं आपको राजस्थान रिट जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसके संदर्भ में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी का विषय करवाऊंगा। इस सीरीज़ में हम 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखिए। डेफिनेटली आपको आने वाली परीक्षा में, रीट के एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो को, और देखिए रीट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी टॉप मोस्ट MCQs देखने वाले हैं। पहला सवाल है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता की। शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ये PDF आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तीसरा सवाल देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? और यहाँ पे सही जवाब है अंतर्निहित संभावित दंड। चौथा सवाल देखिए, शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये इसका सही जवाब है। छठा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सातवां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। आठवां सवाल देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे? देखिए हमारे चैनल पर रिट की अलग से प्लेलिस्ट है, रिट एग्ज़ाम करके आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए। रिट एग्ज़ाम क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में आपके रिट के सिलेबस से संबंधित जितनी भी क्लासेस और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आठवां सवाल देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नौवां सवाल देखिए, लिखा हुआ है बच्चे, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको। तो यहाँ पे बच्चे के आगे जो कथन जुड़ेगा वो होगा ऑप्शन डी, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां सवाल देखिए, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। 11वां सवाल देखिए, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे।
12वां सवाल देखिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके रिक्त स्थान में विभिन्नता के कारण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगामी शैली, अधिगाम शैली। ओके। 13वां सवाल देखिए, 13वां सवाल यहाँ पे है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा होगा? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 14वां सवाल देखिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सवाल नंबर 15 देखिए, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है, इसके बाद मैं कंटिन्यू रखूंगा इस सीरीज को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली मैराथन सीरीज आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF ले लीजिए रिवीजन के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 16वां सवाल देखिए, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये गलत बात है, सही बात नहीं है। 17वां सवाल देखिए, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना चाहिए। 18वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है परिवार। 19वां सवाल देखिए, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 देखिए, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, बच्चा रिक्त स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। ओके। 21वां सवाल देखिए, शैशवकाल की अवधि है। तो शैशवकाल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक की। ओके, जन्म से 2 वर्ष की जो अवधि है उसे शैशवकाल कहा जाता है। 22वां सवाल देखिए, प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है। यहाँ पे आएगा पूर्व संक्रियात्मक। ओके। 23वां सवाल देखिए, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। करेक्ट आंसर, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 24 नंबर सवाल देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सहयोग देना, ऑप्शन ए। 25 नंबर सवाल देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मसात्करण। ओके, आत्मसात्करण। अगला सवाल देखते हैं, मध्यम बाल्यावस्था में भाषा रिक्त स्थान के बजाय रिक्त स्थान अधिक है।
यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकृत और अहम केंद्रित। ओके, 27 नंबर सवाल देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। 28 नंबर सवाल देखिए, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तर की है, मतलब रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो संगीतमय आएगा, संगीतमय बुद्धि उच्च स्तर की है। 29 नंबर सवाल देखिए, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा, हमें व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला सवाल देखते हैं, 31 नंबर सवाल, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर एक प्राणी में पाई जाती है। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, तो व्यक्तिगत विशेषताएं इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल देखिए, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। ओके, 34 नंबर सवाल देखिए, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा निरीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा चित्र दिखाने से पाठ को समझने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अपने ही लिंग में माता या पिता से लगाओ, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाओ। ओके, ये बालक में प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर अगला सवाल देखिए, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बहिमुखी, ऑप्शन बी बहिमुखी। 39 क्वेश्चन देखिए, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाक्य विन्यास। ओके, 40 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है समस्या परक सूची। 41 क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल देखिए, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा का संकुचित अर्थ। देखिए, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए केवल वही ऑप्शन पढ़ रहा हूँ जो करेक्ट आंसर है।
ठीक है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 43 देखिए, बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा जनसंख्या विकास, मतलब विकास के कौन से रूप नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। 45 क्वेश्चन देखिए, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। 40 नंबर सवाल देखिए, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं किससे ग्रस्त होते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा डिस्फेजिया से। ओके, डिस्फेजिया से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? करेक्ट आंसर होगा बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ओके, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने की सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर सवाल है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये करेक्ट आंसर होगा भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल है, बुद्धि का विकारक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, पहली सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरी विशिष्ट मानसिक योग्यता। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। 52 नंबर सवाल देखिए, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं, आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, ये जरूरी है। ओके, 53 नंबर सवाल देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर सवाल है आपके सामने, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? और यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिछड़े शिक्षार्थियों को। अगला सवाल देखिए, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, समावेशी शिक्षा में क्या निहितार्थ है? तो आप बोलेंगे सामान्यकरण। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्न में से इसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोहलबर्ग ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की रिक्त स्थान सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सहभागिता। ओके, अगला सवाल देखिए, स्वयांकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञात्मक गुणों का विकास करते हैं।
अगला सवाल देखिए, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है, जो कि क्या कहलाएगी, सतत रूप से। ओके, सतत रूप से चलती है भाई। ओके, सस्टेनेबल, सतत मतलब होता है सस्टेनेबल, सतत रूप से चलती है। 60 नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा। विकास की शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, निरीक्षण से। ओके, 61 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदूर और वाल्टर्स ने। ओके, अगला सवाल देखिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ये कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये गलत बात है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, डेटिंग करना। ओके, सॉरी, डेटिंग करना। डेटिंग करना उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, डेटिंग करना। और 64 नंबर सवाल देखिए, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बाल्यावस्था को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिलकर बांटकर खेलते हैं, इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है, तो बताइए किस प्रक्रिया का विकास होगा इससे बच्चों में, और यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकता और सहयोग की भावना का विकास होगा। अगला सवाल देखिए, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला सवाल देखिए, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है सतमीकरण। ओके, सतमीकरण। अगला सवाल देखिए, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी, ये विशेषता नहीं है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ओके, ये विशेषता नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120। ओके, 120। 70 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है, तो आप क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। पहला कथन देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा कथन, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। और तीसरा कथन है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। तो सारे कथन सही हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे शिक्षक को शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, 72 नंबर सवाल, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन क्या है, तो आप बोलेंगे तार्किक चिंतन। के चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तार्किक चिंतन। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा है। ओके, मतलब फीमेल्स की राइटिंग जेंट्स की राइटिंग मेल्स की राइटिंग की बजाय ज़्यादा अच्छी होती। 74th क्वेश्चन देखिए, आंकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? आप बोलेंगे शिक्षार्थियों की फीडबैक उपलब्ध कराकर करना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। अगला सवाल देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो आप क्या बोलेंगे? सही उत्तर होगा गाल्टन। ओके, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले गाल्टन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग। अगला सवाल देखते हैं, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो करेक्ट आंसर है शैशवावस्था। ओके, अनुकरण करना और दोहराना ये प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो शैशवावस्था में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 77 क्वेश्चन का। ओके, चलिए 78 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। सभी बालकों को समान शैक्षिक अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, ऐसे छात्रों को ऐसी अवस्था में सबसे कम लाभ मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 82 नंबर सवाल देखिए, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया गया है कर्ट लेविन द्वारा। ओके, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन कर्ट लेविन द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 83 क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होगा? तो आप बोलेंगे बालक को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना है। अगला सवाल देखिए, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? 85 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए उपयोग उल्लेखनीय हैं? तो ये प्रयोग जो हैं ये हैं कोहलर के। आप क्या उत्तर देंगे? कोहलर के। 86 नंबर सवाल देखिए, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? तो ये जो बालक का व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है किसी बालक की, वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ओके,
अगला सवाल देखिए, अनुभव जनय अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? करेक्ट आंसर आप क्या देंगे? 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं समाधानों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अगला सवाल देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। सवाल एक बार फिर से सुनिएगा, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या है? तो ये सवाल पढ़ने से संबंधित पूछा जा रहा है, केवल पढ़ने से। ओके, लिखने से संबंधित और समझने से संबंधित नहीं, केवल पढ़ने से संबंधित पूछा जाए कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर सवाल देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर कौन थे? तो सही जवाब होगा जॉन डयूर्वी। ओके, जॉन डयूर्वी। 91 नंबर सवाल देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक वैयक्तिक कारक क्या है? तो आप बोलेंगे शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करना। अगला सवाल देखिए, किसी बालक के व्यवहार से निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवहार उत्तम है? फिर से सवाल को पढ़िए, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेषक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो आप क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने। अगला सवाल देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए, तो अध्यापक को पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को भी महत्व देना चाहिए, ऑप्शन ए भी करेक्ट है। अनुसूचित जाति के छात्रों को भी, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भी, यानी कि सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए एक अध्यापक को। 95 क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये है आपके सामने, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, करेक्ट आंसर होगा। ओके, 95 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 96 देखिए, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। 97 क्वेश्चन देखिए, मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है, आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? आप अगर कारण देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है, यही कारण हो सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है, जो नहीं है वो पूछा गया है। ओके, तो ऑप्शन डी ये उपयुक्त उपाय नहीं है छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने का। ऑप्शन डी, छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांट दिया जाए, इस सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान की जाए, ये गलत है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? तो
तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मन। ओके, तो सॉरी, ऑप्शन ए मन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, तो आपकी सेंचुरी यहाँ कंप्लीट हो रही है। 100वां सवाल देखिए, वह आंकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद यानी कि बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, विद्यालय आधारित आंकलन। 101 नंबर सवाल देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में किस क्षमता का आंकलन संभव नहीं है? जो नहीं है वो पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी का भाषण कौशल। ओके, ये संभव नहीं है, क्योंकि निबंध में केवल आप उसकी लिखित क्षमता को आंकलित कर सकते हैं। 102 नंबर सवाल देखिए, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ये सभी, यानी कि अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना चाहिए, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन बात करना चाहिए, और विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। 103 नंबर सवाल देखिए, कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो सही नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ये गलत है। 104 नंबर सवाल देखिए, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक क्या है? वह बालक होगा पिछड़ा बालक। ओके, पिछड़ा हुआ बालक है। 105 नंबर सवाल देखिए, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका था? तो यह मत है क्रो और क्रो का। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्रो। 106 नंबर सवाल देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आपका गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा है। 107 नंबर सवाल देखते हैं, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया? तो आप बोलेंगे स्किनर ने। ओके, सवाल फिर से देखिए, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का उपयोग किया? स्किनर। अगला सवाल, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तो आप, करेक्ट आंसर होगा, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। अगला सवाल देखिए 109, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों को सहायता कर देगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। 110 नंबर सवाल देखिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका था? यह कथन वुडवर्थ का है, वुडवर्थ। 111 नंबर सवाल देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? 111 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, इसलिए हम एक शिक्षक होने के नाते सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, ऑप्शन सी। यह देखकर बाकी बच्चे भी ईमानदार बनेंगे। 113 नंबर सवाल देखिए, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पुनर्बलन सिद्धांत, तो ये प्रतिपादित किया था डोलार्ड और मिलर ने। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? बुद्धि लब्धि शब्द को सबसे पहले स्टर्न ने परिभाषित किया था। अगला सवाल देखिए,
वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? खेल जो है बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ना है, जोड़ता है। खेल जो है कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, तो ये आपका गलत सेंटेंस है। अगला सवाल देखते हैं, 116 नंबर सवाल। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल सामाजिक समायोजन का क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। अगला सवाल देखते हैं, 117 नंबर सवाल। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को। 118 नंबर सवाल देखिए, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। ओके, क्या कहलाती है भाई पढ़ने की अक्षमता? डिसलेक्सिया। 119 नंबर सवाल देखिए, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? आप करेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के मध्य। 120 नंबर सवाल देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो आप बोलेंगे अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला सवाल देखिए, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र और छात्राओं के लिए समान प्रावधान उपलब्ध करवाना। ओके, 122 नंबर सवाल देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा औसत से अधिक। 123 नंबर सवाल देखिए, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए इनमें से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना है। 124 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेवी वाइगोत्स्की ने। अगला सवाल देखते हैं, 125 नंबर सवाल। आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? करेक्ट आंसर होगा ये सभी, यानी कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे और बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विशेष विषय में जानकारी देंगे। 126 नंबर सवाल देखिए, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे भाई? रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, ये आप कहेंगे। ओके, अगला सवाल देखिए, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, कब आरंभ हो जाती है? तो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है किसी भी बच्चे की विकास की प्रक्रिया। अगला सवाल देखिए, विकास की सबसे जटिल अवस्था क्या है? तो विकास की सबसे जटिल अवस्था जो है किशोर अवस्था है। अगला सवाल देखते हैं, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहें, ये गलत बात होती है। आपने देखा होगा अक्सर क्लास में टीचर बोलते हैं किसी उदंडी बालक के बारे में कि कोई भी बच्चा इसका दोस्त ना बने, इसके साथ ना रहे, तो ये उस टीचर की गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए टीचर को कभी नहीं बोलना चाहिए कि
दूसरे बच्चे उसके साथ ना रहें। अगला सवाल देखते हैं, 130 नंबर सवाल। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? तो उसके अंदर वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण विकसित हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 131 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। 132 नंबर सवाल देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुशासनहीनता। 133 नंबर सवाल देखिए, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? फिर से पढ़ रहा हूं सवाल। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाएगी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कहा है स्कीनर ने। ओके, अगला सवाल देखिए, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो आप बोलेंगे डंडेकर का ये कथन है। किसका कथन है भाई? डंडेकर का। अगला सवाल देखते हैं, 136 नंबर सवाल देखिए, ऊपर टॉप पे, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगला सवाल है 137 नंबर सवाल, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? करेक्ट आंसर है, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। ये एक आदर्श शिक्षक का गुण होना चाहिए कि वो कक्षा में किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई टिप्पणी ना करे। तो ये उस शिक्षक की आदर्शता को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं, 138 नंबर सवाल देखिए, 138 नंबर सवाल, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। अगला सवाल देखते हैं 139, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है वैयक्तिक विभिन्नता। क्या उत्तर देंगे? वैयक्तिक विभिन्नता। 140 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं होता है। 141 नंबर सवाल देखिए, प्याजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? ये पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? तो आंकलन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, चयन प्रकार के सभी प्रश्न रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न ही होते हैं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ओके, 144 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र बुद्धिमान है। ये विचार होना चाहिए आपका। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, वह छात्र बुद्धिमान है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं 145, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो आप बोलेंगे प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 146 क्वेश्चन देखिए, सृजनशील बालक का गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, ये एक सृजनशील बालक का गुण नहीं होता। अगला सवाल देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगला सवाल, जो बालक रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है, तो डिसलेक्सिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया, पढ़ने में असमर्थ या पढ़ने में समस्या महसूस करता है, वो डिसलेक्सिया कहलाता है। 149 प्याजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? करेक्ट आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था में। 150 नंबर सवाल देखिए, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा ज्ञान से ज्ञात है, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर से पढ़िए सवाल को, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर करेक्ट आंसर है। 151 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि है, ऑप्शन डी। 152 क्वेश्चन देखिए, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, इसका कथन है, ये कथन है रेबरन का। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उस बच्चे के विचारों और बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वो विद्यालय में ज्यादा बात करता है, घर पे बात नहीं करता है, क्योंकि घर पे उसकी कोई बात मानी नहीं जाती। अगला सवाल देखिए 155 नंबर सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इससे क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 156 नंबर सवाल देखिए, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। अगला सवाल 157 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। 158 सवाल देखिए, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लचीलापन। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। अगला सवाल है 160 नंबर सवाल, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? फिर से पढ़ रहा हूं, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है थॉमसन ने। 161 नंबर सवाल देखिए, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56% से 74% जो अंक प्राप्त करते हैं उन छात्रों को। अब आगे बढ़ते हैं 162 नंबर सवाल की ओर। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान शिक्षकों को? शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करना चाहिए, उनके बीच तुलना नहीं करना चाहिए। ओके, 163 नंबर सवाल देखेंगे, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है विभिन्न छात्रों, यानी कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि हर एक छात्र की जो पर्सनल कैपेबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, यही कारण हो सकता है। अगला सवाल देखिए 164 नंबर सवाल, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उस प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, मीरा एक सृजनशील बालिका है। 165 नंबर सवाल पढ़ेंगे, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। अगला सवाल देखिए 166 नंबर सवाल, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो इसके लिए आप दिए गए सभी उपाय अपनाएंगे, यानी बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे और अपने शिक्षा में उचित विधियों का प्रयोग भी करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 167, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? करेक्ट आंसर है परीक्षण विधि, कम उपयोगी है। अगला सवाल देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर है व्यक्तिक विभिन्नता को। है, व्यक्तिक विभिन्नता को दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस। 169 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं,
इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये जीवन पर्यंत यानी कि पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है, जीवन पर्यंत आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 170 नंबर सवाल। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह क्या होता है? तो वह एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। मतलब चारों ओर देख रहा है वस्तुओं को, अपनी परिस्थितियों को, यानी कि प्रत्यक्ष देख रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा प्रत्यक्षात्मक। 171 नंबर सवाल देखिए। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आप भूमिका है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए का बौद्धिक विकास करने में। 172 नंबर सवाल देखते हैं। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है साक्षात्कार विधि, यानी कि इंटरव्यू। ओके। 173 नंबर सवाल देखिए। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो ये करती हैं किशोर अवस्था की ओर इशारा करती हैं। 174 क्वेश्चन नंबर 174 देखिए। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत से सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा भाषा की। ओके। 174 का करेक्ट आंसर है भाषा की शिक्षा से सर्वप्रथम प्रदान की जानी चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? और इस सवाल का सही जवाब है जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बेहद मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जब आप ये सब काम करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ऐसे और भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला सवाल देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए और सही जवाब है ऑप्शन बी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। 177 कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या है? और सही जवाब है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। 178 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी 10 को नेट तथा 100 को वाज पढ़ता है, वह किस से ग्रस्त है? तो सही जवाब है पढ़ने में समस्या है उसको, तो आप क्या जवाब देंगे? डिसलेक्सिया से। ओके। 179 क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे शामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दें। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे शामपट्ट पर लिखा हुआ देख सकें। 180 नंबर सवाल देखिए। शिक्षा की पाठ्य चर्चा बदलती रहनी चाहिए क्योंकि? सही जवाब ऑप्शन बी समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए शिक्षा की पाठ्य चर्चा भी बदलती रहनी चाहिए। 181 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? और सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। ये परिभाषा नहीं है बुद्धि की, ठीक है, तो यही ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए।
अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। किसका कथन है ये कथन है रेबर्न का। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। अगला सवाल देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वह छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? और सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये इससे क्या तात्पर्य है? इससे क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इसका सेंटेंस का मतलब हुआ कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तम शिक्षा विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। अगला सवाल, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि संवेग बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। क्वेश्चन नंबर 188, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? और सही जवाब होगा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी। 189, क्वेश्चन नंबर 189 पढ़ेंगे। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त हैं तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होनी चाहिए? तो सही जवाब होगा बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, उन्हें रोक टोक नहीं करनी चाहिए। 190 नंबर सवाल देखिए, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? और करेक्ट आंसर होगा थॉमसन ने, ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों के अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी, 56 से 74%। अगला सवाल देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शिक्षण विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला सवाल देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। अगला सवाल देखिए, यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो उनके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? सही जवाब होगा ये सभी, यानी कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों को मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। 197 क्वेश्चन नंबर, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? और सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परीक्षण विधि। अगला सवाल देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो सही जवाब होगा यहाँ पे वैयक्तिक विभिन्नता को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 199 नंबर सवाल देखिए, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, तो जीवंत पर्यंत।
अगला सवाल देखिए। अब देखिए ये रिवीजन टाइप हो रहा है आपका, तो आपको ये सवाल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं को, परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कौन सा चिंतन होता है? तो वह होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगला सवाल देखिए 201 नंबर। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी क्या भूमिका है? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। अगला सवाल 102 नंबर सवाल। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जिन प्याजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साक्षात्कार विधि। अगला सवाल देखते हैं। मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास के किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? और सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाषा की। अगला सवाल देखिए। अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवन के मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। 206 नंबर सवाल देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। 107 नंबर सवाल देखिए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है? सही जवाब है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है 208। आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी टैन को नेट तथा सा को वाज पढ़ता है, वह कौन सी चीज से ग्रस्त है? और सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया से। ओके। 209 नंबर सवाल देखिए। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे शाम पट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आगे बिठा देंगे जिससे कि वो शाम पट पर बोर्ड पर लिखा हुआ देख सके। 210 नंबर सवाल। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं इसलिए। 211 नंबर सवाल देखिए। सीखना से क्या तात्पर्य है? मतलब सीखने का मतलब, सीखना से क्या मतलब निकलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ओके। 212 नंबर सवाल देखिए। शिक्षार्थी को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर रिक्त स्थान उनका बीज बोता है। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण। अगला सवाल देखेंगे। सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? स्वनियमन तो ये करता है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। 214 नंबर सवाल देखिए। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। अगला सवाल देखते हैं। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। तो एक समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं होती, क्या? ऑप्शन बी, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। 216 नंबर सवाल देखते हैं। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा अभिसारी वैधता। 217 नंबर सवाल देखते हैं। जिन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था में। 218 नंबर सवाल देखते हैं। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्कीम। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 218 के लिए, स्कीम आंसर होगा। 219 नंबर सवाल देखेंगे। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का शोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना।
220 नंबर सवाल देखिए, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यदि भाषा नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। 221 नंबर सवाल देखेंगे, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप से वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नगण्य चिंतन। 222 नंबर सवाल देखिए, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए सही जवाब होगा अर्ध विभाजित, यानी कि ऑप्शन ए। 223 नंबर सवाल देखेंगे, शिक्षार्थी से पूछा जाता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न क्या है? ये सही जवाब होगा नियंत्रित प्रश्न है ये। 224 नंबर सवाल देखिए, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित हो? अनुचित कथन ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक में प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, बिल्कुल ही गलत कथन। अगला सवाल देखते हैं, 225 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? और सही जवाब होगा सार्वभौमिक शिक्षा। 226 नंबर सवाल देखते हैं, परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को सामाजिक योगदान देने प्रोत्साहित किया जाए। 227 नंबर सवाल देखेंगे, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अगला सवाल देखते हैं, 228 नंबर सवाल, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है, तो आप बोलेंगे शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करने में। 229 नंबर सवाल, एक सार्वजनिक क्षमता है, इसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 230 नंबर सवाल, स्कीनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी क्रिया वो अनुक्रिया है जो, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला सवाल देखेंगे, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। छात्रों के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिभावन लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा लड़ालू होती हैं, यह कथन, तो ये कथन किसका है? ये कथन है ट्रो का। क्या है भाई? ट्रो का। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला है जिसमें बालक पूर्णावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये कथन मुनरो का है। 234 नंबर सवाल देखिए, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में किया जाता है, आप बोलेंगे इन सभी के शिक्षण हेतु। तो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उनके शिक्षण के लिए, यानी कि
बाधित और अक्षम बालों के शिक्षण के लिए, सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों के शिक्षण के लिए और अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण के लिए। अगला सवाल देखेंगे 235 नंबर सवाल। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपलब्धि परीक्षण द्वारा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 236 नंबर सवाल। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है खेल का एक और लाभ? कि खेल अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो ये सवाल तो आपको याद ही हो गया होगा अभी तक। पढ़ने की जो अक्षमता होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिसलेक्सिया। अगला सवाल देखते हैं। बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो मानसिक बुद्धि जो है ये कोई भी बुद्धि का प्रकार नहीं होता है। बाकी मूर्त बुद्धि होता है, अमूर्त बुद्धि भी होता है और सामाजिक बुद्धि भी होता है। 239 क्वेश्चन नंबर 239। निम्न में से अधिगम के संबंध में सही कथन है। तो जो भी कथन दिए हुए हैं सारे सही हैं, यानी कि अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, ये भी सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 240 नंबर सवाल देखेंगे। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है, यह कथन मतलब पूछा गया है कि सही है या गलत है, और सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। 241 क्वेश्चन नंबर 241 देखिए। चॉम्स्की का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप बोलेंगे भाषा पर। 242 नंबर सवाल देखिए। सृजनात्मक बालक वह है जो, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। 243 क्वेश्चन नंबर 243। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक भिन्नताओं की उपलब्धि में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? तो आप बोलेंगे फ्रांसिस गल्टन ने। किसने? फ्रांसिस गल्टन ने। 244 नंबर सवाल देखिए। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा उष्मायनम चरण। ओके, उष्मायन चरण। 245 नंबर सवाल देखिए। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि चित्रों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती हैं। मॉडल चित्र जो होते हैं, मॉडल्स होते हैं जो, जैसे पीओपी का कोई मूर्ति टाइप या कोई मॉडल जैसे बनाया जाता है, उससे उत्तम निर्देशन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें वो 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों होती है। 246 नंबर क्वेश्चन देखिए। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। 247 क्वेश्चन नंबर 247। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आप बोलेंगे उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना चाहिए। दूसरा, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना चाहिए। और तीसरा है, शिक्षकों का अभिभावकों से निरंतर संपर्क रहना चाहिए।
248 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेडागाजी का अर्थ क्या है? तो आप बोलेंगे पेडागाजी का अर्थ है विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। ओके, पेडागोजी इज द साइंस और विच डील्स विद द स्किल टू एजुकेट स्टूडेंट्स। ओके, चलिए 249 नंबर सवाल देखते हैं। एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? तो वो नियम कहलाते हैं वाक्य विन्यास। ओके, 250 नंबर सवाल देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD क्या है? तो आप सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। ये ZPD जो होता है ये क्या होता है? बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। तो यहाँ तक अभी हमने सवाल देख लिए हैं 250 तक, और मुझे लग रहा है क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं अगली क्लास में आपको बचे हुए 250 सवाल पूरे करवाऊँगा। वो तभी करवाऊँगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जब आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए कि नहीं चाहिए, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं जल्दी ही से दूसरी क्लास लेके आऊँगा। आज के वीडियो का आपको देख के क्या लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगली क्लास में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।